गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने 2020 का 4-5 साल से सब बिल पेंडिंग है। तो वो हमारे हैं महान शख्स। अब है, देखो, मैं सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं। थोड़ा गवर्नर के रिगार्डिंग मैं कुछ बताता हूँ। देखो, गवर्नर कोई क्वालिफिकेशन कोई कुछ नहीं ऐसा है। एज 35 होनी चाहिए, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या, पढ़े लिखे हो, कितना एजुकेशन हो, कितना सर्विस का एक्सपीरियंस हो, डजंट मैटर। साथ में इनका ये प्रोविज़न है कि जो भी गवर्नर रहेंगे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर पहले से ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट कौन कौन सा है पता है? कौन नहीं है ये जानो, बाकी कोई भी मिनिस्टर वाला पोस्ट इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते हैं। गवर्नर के पोस्ट इसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते हैं। कोई कहीं का एमएलए हो या एमपी हो, अगर वो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो एमपी एमएलए जो भी रहे वो पोस्ट उनका चला जाएगा। ठीक। गवर्नर एक स्टेट के हो सकते हैं या 1 से 2 स्टेट के भी गवर्नर होंगे। इनकी सैलरी पार्लियामेंट फिक्स करती है। पार्लियामेंट फिक्स करती है लेकिन सैलरी स्टेट के फंड से मिलता है। अगर 2 स्टेट का गवर्नर है तो दोनों स्टेट मिल के आपस में पैसा डिसाइड कर ले कि इतना हम देंगे, इतना हमारे स्टेट के फंड से जाएगा, इतना आपके स्टेट के फंड से जाएगा। और ये गवर्नर है, एज बताया। ठीक। बाकी वैसे ही होता है, ओथ लेंगे जब सर्विस में चले गए तो जैसे कोई इनका सैलरी कम नहीं कर सकता, इनको जो एलोवेंस है ये सब कम नहीं किया जा सकता। वो जो तो रटने की बात है और कोई कंसेप्ट की बात नहीं है, मैं समझने की बात बताऊँ। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। हाँ, 5 साल के लिए टेन्योर पर है कि एक पर गएंगे, चाहे तो 5 साल से पहले हटा दे, 5 साल से पहले भी ट्रांसफर कर दे। और 5 साल के लिए है तो 3 साल के लिए यहाँ, 2 साल के लिए कहीं और का कर दे, बिल्कुल अपने मन पर, सेंटर के मन पर है। हटाने का कोई ग्राउंड नहीं है, ना रखने का कोई ग्राउंड है, ना हटाने का ग्राउंड है। यानी बिल्कुल मर्सी पर, किसके मर्जी पर? तो ऑन थ्योरी, ऑन द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट रियलिटी क्या है? जिसकी गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की, उनकी खुशी पर डिपेंड है। वो रखे गवर्नर किसी को हटा दे। जनरल इन जनरल क्या होता है क्या कि जब नई सरकार सेंटर पे बनती है ना, तो जितने जो पुराने पहले वाले जो गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं उनको बोलती कि आप रिजाइन करो, अब हमारे पार्टी के लोग जो है हम अपना गवर्नर बनाएंगे। तो कुछ कुछ को चाहे तो सब मैक्सिमम को, या तो सबको बोले आप रिजाइन करो, नहीं रिजाइन करोगे तो हम प्रेसिडेंट ऑर्डर रिलीज करेगी और आपको हटना पड़ेगा। या तो खुद से हट हट जाओ तो ठीक है, नहीं तो बेइज्जती करके हटोगे, करवा के हटोगे, बेइज्जती करवा के। और चाहे तो जो लगे कि ये गवर्नर जो है ना ये बहुत उंगली कर रहा है और वहाँ के जो स्टेट को खूब परेशान कर रहा है, अच्छा है भाई, और वहाँ का स्टेट भी हमारा हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारे पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो ये ठीक है, वहाँ के पार्टी को, गवर्नमेंट को खूब परेशान करता है। कोई नहीं भाई, आप रहो, वहीं रहो। आप अब पहले से उस पार्ट सेंटर के लिए काम करे तो अभी भी सेंटर का काम करो, जो मैं बोलता हूँ चुपचाप आप मानते जाओ। तो गवर्नर का टेन्योर हो गया 5 साल तो है एज ए फिक्स टेन्योर, बाकी सर्विस कंडीशन वो सब वो है। अब गवर्नर का कुछ काम बता दूं। ऐसे ही काम होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फिर होता है आपका फाइनेंशियल फंक्शन। ऐसे एग्जीक्यूटिव में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है गवर्नर के नाम पर, कहते हैं कि गवर्नर कैसे ऑर्डर पास किया जाए, कैसे नोटिफिकेशन दिया जाए, इसके लिए गवर्नर कानून नियम बनाती है। सरकार का बिजनेस, सरकार का लेन देन, वहाँ काम कैसे चले, मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो बांटना, किसको क्या मिनिस्ट्री दिया जाए, ये सब का नियम कानून बनाना, नियम बनाना, ये गवर्नर करती है। जो भी करे गवर्नर करती है, लेकिन किसके डायरेक्शन पर?
कैबिनेट के डायरेक्शन पे ही करना पड़ेगा, और भी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर है, यानी चीफ मिनिस्टर जो बोलेगा उसके अनुसार से ही काम करना है, ये भी बात जान लो। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव मतलब अपॉइंटमेंट करना, जैसे किसको अपॉइंट करना? स्टेट में जो है स्टेट में स्टेट कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसके मेंबर चेयरमैन उसका अपॉइंट करना। स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके मेंबर को अपॉइंट करना, चेयरमैन को अपॉइंट करना। फिर ये अपॉइंटमेंट का हो गया। फिर एग्जीक्यूटिव में और क्या आ जाएगा इसका? हाँ, आर्टिकल देखो इसको शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरिया, तो जो शेड्यूल 6 में जो है ना, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया जिसके बारे में, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स एरिया नहीं, शेड्यूल एरिया, उसके लिए गवर्नर को स्पेशल पावर है ना। शेड्यूल एरिया का जो है, पार्लियामेंट का कोई लॉ वहाँ अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा उसके रिगार्ड में, या उस शेड्यूल एरिया में वहाँ के लोगों का क्या कंडीशन है, इसका रिपोर्ट भेजना ये गवर्नर का काम होता है। दूसरा आर्टिकल जो स्पेशल प्रोविजन है 371A B C D E F G H I, तो गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात में जो डेवलपमेंट बोर्ड का है ना, गुजरात में आपका, गुजरात में एंड महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एंड विदर्भा डेवलपमेंट बोर्ड, उसका इस्टेब्लिशमेंट कराना, उसके मेंबर को अपॉइंट करना एक गवर्नर का काम है। फिर सौराष्ट्र एंड कच्छ वाले रीजन के लिए डेवलपमेंट बोर्ड, उसके लिए भी गवर्नर को पावर है। उसके अलावा मणिपुर में हिली एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट, उसमें भी गवर्नर का पावर, स्पेशल पावर है। 370C है। नागालैंड के लिए, नागा के लिए जो मिजोरी नागा कस्टम इस सब का नागा के लिए नागा का लिए जो ऑटोनोमस जो पावर दी गई है उसमें देख रेख करना, उस पर कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना, उसका रिपोर्ट तैयार करना, भेजना आगे। उसमें किसका? गवर्नर का रोल है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना गवर्नर का रोल है इसमें। ठीक, फिर आपको आ जाएगा किसमें? आंध्रा वाले रीजन में, आंध्रा वाले में आंध्रा तेलंगाना वाला 371D में कि हर सेक्शन ऑफ पीपल का और हर आंध्रा के हर रीजन से हर सेक्शन ऑफ लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, तो और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो उस पर ध्यान रखना गवर्नर का काम है। जो स्पेशल प्रोविजन मेंशन है, मिजोरम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर करना, फिर तो हाँ ये दोनों में, उसमें भी जो स्पेशल पावर गवर्नर को दिए गए हैं। तो गवर्नर को कुछ कुछ जगह में ऐसे अलग से पावर दिए गए हैं। तो ये हुआ एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर का। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है? कोई भी बिल जाएगा तो बिल में जैसे उनके पास पावर बताया, मनी बिल जाएगी, मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इनका, तभी मनी बिल जाएगा। और जो जो बिल जाएगा कब एसेंट देना है, जो इतना जजमेंट से डिस्कस हो गया। फिर पार्लियामेंट असेंबली के केस में, असेंबली को पहला सेशन जब होता है साल का, तो उसको एड्रेस करना इसका गवर्नर का काम है। सेम टू सेम प्रेसिडेंट का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पार्लियामेंट के कंसर्न। जब नया मिनिस्ट्री बना, नया नया असेंबली हुआ, नया असेंबली मतलब नया साल में नहीं, जब हाउस डिजॉल्व हुआ, नई सरकार बनी, फर्स्ट सेशन हुआ, साल का फर्स्ट सेशन नहीं, पूरे ओवरऑल मतलब नई ही असेंबली बनी है, नए असेंबली मतलब नया सरकार बना, तो पहले सेशन को एड्रेस करना गवर्नर का काम है। हाउस को प्रोडिग्यू करना, प्रोडिग्यू मतलब एक सेशन खत्म हो गया, जैसे बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन, एक सेशन खत्म हो गया, लास्ट के दिन में सेशन पूरा बंद हो जाएगा अभी के लिए, तो प्रोडिग्यू कहते हैं, उसको अनाउंस करना, उसका भी काम गवर्नर का है। हाउस को डिजॉल्व करना, डिजॉल्व मतलब भंग करना, किसी की मेजोरिटी नहीं है, किसी की सरकार नहीं बन सकती, तो वो भी गवर्नर काम है। अगर कोई प्रेसिडेंट रूल लाना है तो उसके लिए गवर्नर ही रिकमेंडेशन करते हैं कि यहाँ सरकार सही से चल नहीं रही है, किसी का मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिगार्डिंग। फिर क्या है? प्रेसिडेंट रूल हो गया। देखो
फिर हाउस में क्या है, इसमें अगर किसी पार्टी इलेक्शन हुआ, कोई गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, तो किस पार्टी को पहले अपॉर्चुनिटी दे, जैसे मेजोरिटी पार्टी को, तो ये इनके डिस्क्रिप्शन पर है। चाहे कोई मेजोरिटी के बाद किसी और दूसरे नंबर पर किसको दे, तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन पर है। या सरकार बनाने के लिए बोल दे कि टाइम पीरियड दे दे, इतने दिन में आप अपना मेजोरिटी प्रूव करना, तब तक के लिए आप सरकार बना सकते हो। तो ये सब पावर जो है गवर्नर को हुआ लेजिस्लेटिव पावर। बिल के रिगार्डिंग जो पावर है मैंने बता दिया। फिर फाइनेंशियल पावर क्या है कि मनी बिल के रिगार्डिंग जो है इनके रिकमेंडेशन से जाएगा। स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड है उससे पैसा निकालना है तो गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कंटिजेंसी फंड है, वहाँ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन। कंसोलिडेटेड फंड से, सेंट्रल के कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी पैसे रिलीज करना है तो प्रेसिडेंट का रोल होता है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। तो वो ऐसे ही स्टेट वाले में स्टेट कंसोलिडेटेड फंड का कोई जिक्र नहीं है। और क्या, बस ऐसे ही कुछ, इतना ही ज़्यादा। और हाँ, और मैं बता दूं, जुडिशियल में किसी पनिशमेंट या किसी को देखो, किसी को कोई सजा मिली, सेंटेंस एंड पनिशमेंट। सेंटेंस का मतलब होता है कोर्ट ने डिक्लेयर किया ये सजा, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। वो सजा कोई काट रहा है, दैट्स कॉल्ड पनिशमेंट। किसी की सजा को कम कर देना या उसको मॉडिफाई कर देना, ठीक है, या माफ कर देना, इसका भी पावर गवर्नर को है। अगर स्टेट लॉ के अनुसार से किसी को कोई पनिशमेंट मिली है, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा छोड़कर सजा मिली है, तो सजा को या तो ड्यूरेशन कम कर दे, या तो 10 साल से 5 साल कर दे, या 10 साल का सजा राइगरस इम्प्रीजमेंट मिला है तो उसको सिंपल इम्प्रीजमेंट कर दे। ये होता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, कमिट कर देना। फिर रिमिशन ऑफ सेंटेंस, मतलब 10 साल की सजा को 5 साल कर दे, तो कठोर सजा को कठोर ही रहने दे, 5 साल कर दे, 5 साल की कठोर सजा मिलेगी, रिमिशन कहलाता है। तो ये कम कर सकते, लेकिन स्टेट लॉ के अनुसार रिमिट कर दे या टोटली माफ कर दे। अगर कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा मिली है, डेथ पेनल्टी पनिशमेंट मिला है, तो डेथ पनिशमेंट में प्रेसिडेंट को ही पावर है, इनको नहीं। अब मैं बता दूं, जो भी माफ आपका पावर है ये अल्टीमेटली किसके आदेश से करेंगे, वही कैबिनेट के परामर्श से, अपनी मर्जी से नहीं। ये तभी एक पावर इस्तेमाल किया जाता है जब लगा कि मैटर गया कोर्ट से, फैसला नहीं मिला हाई कोर्ट से, और वो पहुंच गए प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर के पास। गवर्नर उसमें कुछ ऐसा लगा कि भाई कोर्ट ने इस बात को सुना नहीं, जब जायज लगेगा तो ही माफ करेंगे सजा, और जब लगा कि नहीं भाई कोर्ट ने दिया है सजा बिल्कुल सही है, तो माफी का गुंजाइश नहीं बनता। समझ गए? तो एक तो रीजन रहना चाहिए, तभी कैबिनेट डिक्लेयर करेगी कि हाँ इसको माफ कर दिया जाए सजा, या कम कर दिया जाए। दूसरा, अगर लगा कि कोई ग्राउंड नहीं या फिर भी माफ कर दिया गया, तो भी जुडिशियल इंटरफेयर करेगी। वहां प्रेसिडेंट में भी अगर मालाफाइड इंटेंशन निकला, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई एविडेंस नया नहीं मिला, और प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया सजा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। क्यों जुडिशियल इंटरफेयर करेगी? क्यों? क्योंकि ऐसे नेता लोग हैं, सब नेता भगत मिले हुए हैं नेता लोग, और इनको सजा मिला कुछ, और वो बार बार अपने ही सब मिलजुल के कोर्ट गवर्नर के पास जाए, क्योंकि वो भी तो सब पॉलिटिशियन है। और गवर्नर कैबिनेट से सुनेगी, स्टेट कैबिनेट से, या सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, और सब नेता तो मिले हुए थे, नेता नेता मिलकर किसी नेता को तो सजा होने नहीं दे। सब कहेंगे ना भाई इसको हम तुम्हारा सजा माफ करते हैं, अगली बार हमारा सरकार आएगा, तुम पर कोई केस उस रहेगा तो हम प्रेसिडेंट के जरिए, गवर्नर के जरिए हम माफ करवा देंगे। तो ऐसे तो किसी भी नेता को पनिशमेंट ना मिले, समझ रहे हो ना? तो कोर्ट क्या कहेगी, ये तो फिर इरेशनल हो जाएगा। तो कोर्ट ऐसे केस में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और रिव्यू करेगी कि अगर आप माफ भी कर रहे हो ना, प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को सजा माफ कर रही है, कम कर रही है, तो कोई ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेतुके तक से ऐसे ही अपने मनमाने तक से लगा कि हाँ भाई कोर्ट इस मैटर को कुछ में कमी रह गई, कुछ नया एविडेंस मिला, कोर्ट ध्यान नहीं दे पाई और इस ग्राउंड पर माफ कर दिया, देन ओके। तो ये हुआ सजा वजा माफ करने का गवर्नर का पावर। ये और कुछ बिल के रिगार्डिंग मैंने बता ही दिया, सजा का रिगार्डिंग बता दिया, थोड़ा इतना बताया। गवर्नर समझो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, पढ़ लेना बुक से। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में बता दूं, जैसे गवर्नर का जो मैंने बताया सेम प्रेसिडेंट का होगा। प्रेसिडेंट को और एक्स्ट्रा पावर क्या है, एक्स्ट्रा जैसे अब सेंट्रल लेवल पर क्या होगा, प्रेसिडेंट का काम होगा। देखो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करती है, गवर्नर नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट
या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का काम भी प्रेसिडेंट का काम है, जो प्रोसीजर जैसे हटाने का है। स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो मेंबर चेयरमैन उनको भी हटाने का जो काम है वो प्रेसिडेंट का काम है, ना कि गवर्नर का काम। अपॉइंट गवर्नर करती है लेकिन हटाना प्रेसिडेंट का काम है। और मैं बता दूं प्रेसिडेंट होते हैं मिलिट्री जो है, एयरफोर्स ये सब का कमांडर इन चीफ कहा जाते हैं, सबसे यानी सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं एयरफोर्स नेवी ये एंड आर्मी के। उसके अलावा कोई भी डिप्लोमेटिक एम्बेसडर को या एम्बेसडर या हाई कमिश्नर जो यूके के लिए हाई कमिश्नर होता है जिसको डिप्लोमेट बोल रहे हो, या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के लिए जो कंट्री है वहाँ हमारे डिप्लोमेट है उसका हाई कमिश्नर बुलाया जाता है। तो जो भी है वो प्रेसिडेंट के नाम पर वो भेजे जाते हैं। कोई फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट ट्रीटी होता है तो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, लेकिन पार्लियामेंट अप्रूव करती है, लेकिन नाम प्रेसिडेंट के नाम पर। किसी के साथ वार कर रहे हैं तो डिक्लेयर्ड वार होगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पर वार अप्रूव होता है। वार खत्म होता है, कंक्लूड होता है, पीस अकॉर्ड साइन होगा तो भी प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन डिसीजन प्रेसिडेंट ना लेकर पार्लियामेंट लेगी। समझ में आ गया? बाकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पार्लियामेंट का गवर्नर का और इसका प्रेसिडेंट का हाउस सेशन में ना हो, या 2 हाउस हो तो एक ही हाउस सेशन में हो। ऑर्डिनेंस 6 मंथ तक वैलिडिटी रहेगी मैक्सिमम। और जब हाउस सेशन में आ गया तो 6 वीक तक के अंदर कंसीडर करना है। अगर हाउस को लगाया कि ऑर्डिनेंस नहीं चलना चाहिए तो 6 मंथ से पहले चाहे तो ऑर्डिनेंस के खिलाफ अगेंस्ट में बिल लाकर ऑर्डिनेंस को खत्म कर दे, नहीं तो ऑर्डिनेंस को चाहती है कि परमानेंट बने तो बिल लाए और परमानेंट ऑर्डिनेंस को परमानेंट कर दे। सेशन हाउस सेशन में नहीं है, बिल लाया ऑर्डिनेंस लाया गया, चाहे तो ऑर्डिनेंस बिना असेंबली बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल के ऑर्डिनेंस को भी खत्म प्रेसिडेंट चाहे तो पहले ही विड्रॉ कर सकते हैं, या गवर्नर चाहे तो पहले ही ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब असेंबली नहीं है सेशन में या पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस लाया 2 महीना ऑर्डिनेंस चला और तीसरे महीने में असेंबली या पार्लियामेंट का सेशन होना है, तो सेशन से पहले चाहना प्रेसिडेंट को लगता है कि ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करना चाहिए, प्रेसिडेंट को मतलब कैबिनेट को, तो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करवा सकती है। और कैबिनेट नहीं विड्रॉ करती है, पार्लियामेंट या असेंबली चाहे तो वो विड्रॉ कर सकती है। लेकिन अल्टीमेटली सोचो, पार्लियामेंट या असेंबली या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ किसकी चलती है? जिसकी सरकार है, मेजोरिटी है ना उनकी, तो मेजोरिटी है तो फिर पार्लियामेंट अगर विड्रॉ ही करना है तो पहले विड्रॉ कर लेंगे, तो पार्लियामेंट में बिल क्यों लाएंगे भाई? वहाँ अगर उनकी माइनॉरिटी कम रहता है और दूसरे पार्टी का ज़्यादा रहता है तब ना दूसरा पार्टी बिल ला के इसको खत्म ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया जाए। अब खुद यहाँ भी जाते हैं, मतलब असेंबली या पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस भी खुद ही लाया है, तो हटाने के लिए वहाँ क्यों बिल लाए? ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये प्रोविजन है। तो ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग बताया, ऑर्डिनेंस जो बिल आता है तो उसका भी सेम इफेक्ट है जो नॉर्मल कानून का है। तो जब तक ऑर्डिनेंस रहेगा तब तक उसका इफेक्ट, ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड खत्म तो बिल उसका भी काम खत्म। और ऑर्डिनेंस को अगर मैं बता दूं, प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई एक्शन लिया, प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, गवर्नर का इलेक्शन तो होता ही नहीं है, वो तो ऐसे अपॉइंटमेंट है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट सुनती है। मैं दोनों बता रहा हूँ कोरिलेट करके। अगर कोई डिस्प्यूट में पता चला कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड, लेकिन प्रेसिडेंट ने जो भी काम किया वो नल एंड वॉइड नहीं होता है, वो इनफोर्स रहता है। उसको सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, उसको नल एंड उस किए गए जो भी एक्शन लिया गया उसको नल एंड वॉइड नहीं माना जाता। एक तो ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, कौन कौन करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? देखो, एक तो लोकसभा राज्यसभा दोनों, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो लोकसभा में पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर रहते थे एंग्लो इंडियन, अब तो है ही नहीं। राज्यसभा में अभी 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं ना। कौन होते हैं नॉमिनेटेड? जो सोशल सर्विस में, आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहाँ कहाँ है अभी? दिल्ली में है, पौंडीचेरी में है एंड JNK में है। तो जब ये पौंडीचेरी और
इसके दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में तो पहले ही था कि करते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जेएनके का अभी बना है, असेंबली वहाँ बना, तो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबली ये होगा तो इनके भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जेएनके का भी अभी कोई प्रोविजन क्लियरली तो ऐसा अभी हुआ नहीं, लेकिन इनके भी मेंबर हो पार्टिसिपेट तो करेंगे ही इलेक्शन में। समझ में आ गया? ये तो हो गया पार्टिसिपेशन। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसको इम्पीच किया जाता है, तो गवर्नर का तो ऐसे ही हटा दो। इम्पीच करने के लिए क्या होता है कि 1/4 मेंबर जो है पार्लियामेंट के, 1/4 मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मेंबर वो साइन करके देंगे तो ही वो मैटर को लिया जाएगा, मैटर को लिया जाएगा इम्पीचमेंट के लिए। और लोकसभा और राज्यसभा में अपना अपना बिल पास होगा, उसको मैटर को लेकर 2/3 मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, अगर जब उसको मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, 2/3 ऑफ द मेंबर जो स्ट्रेंथ है वो जब सपोर्ट करेंगे तो ही डिफरेंट इंडिविजुअल हाउस से पास होगा। जब इनको इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसेस चलते रहेगा तो उस समय प्रेसिडेंट को हाउस में आकर अपीयर, अपना बातें रखने का, अपना जो भी वो आरोप लगाया उस पर आंसर करने का राइट है, वो दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ग्राउंड पे इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, और यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, लेकिन इम्पीचमेंट में दोनों। और स्टेट के जो जो मेंबर जो पार्टिसिपेट किए हैं असेंबली के, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्शन के लिए जो नाम बता दूं, इलेक्शन जब होता है तो इनके इलेक्शन के लिए 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा आरबीआई में, जो कैंडिडेट खड़ा होगा प्रेसिडेंट के लिए। 50 मेंबर एज ए प्रोपोजर साइन करेंगे, सपोर्ट चाहिए प्रोपोजर, एंड 50 मेंबर एज ए सेकेंडर, मतलब ओवरऑल कहो 100 मेंबर का आपको, आप खड़ा हो रहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए तो इनडायरेक्ट 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को 10 ही मेंबर का सपोर्ट है, ऐसे खड़ा हो गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत खड़े हो गए। तो इस चीज को रोकने के लिए एक भाई जायज कैंडिडेट जिसको सपोर्ट है वही खड़ा हो, समझे? तो ये इलेक्शन ऐसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है। और क्या वोट का वैल्यू है, मैंने बताया था कि किसी भी स्टेट में एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है क्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एमएलए इन द स्टेट इनटू मल्टीप्लाई करें किससे, 1:1000 से, जो आएगा दैट्स वोट वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ वन, सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए ऑफ दैट स्टेट, मतलब पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए। एंड कहते हैं क्या कि जितने स्टेट में जितने एमएलए का नंबर है और जितना वोट का वैल्यू आया उसका, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, और दूसरी साथ जितने एमपी हैं लोकसभा राज्यसभा में, एमपी इंटू मतलब इन द सेंस में बताओ, एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा, बुक में मेंशन है, देख लेना, कोई बड़ा बात नहीं। एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, जितना एमएलए जितने हैं उनका जितना वोट का वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी। मतलब सोचो उतने पूरे स्टेट में मिलाकर जितना एमएलए का वोट का वैल्यू हुआ एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में एमएलए का वोट का वैल्यू जो हुआ ये एक तरफ, मतलब ये मात्र 546 कुछ ऐसे कुछ आएंगे, कुछ 546 कुछ आया, 550 के आसपास लगभग ऑलमोस्ट। कितने, एक में है 245, एक में है 543, तो 245 543 लगभग 800, यानी लगभग 800 एमपी के वोट के वैल्यू का कितना वैल्यू होगा, जितने टोटल एमएलए पूरे स्टेट में एमएलए के वोट का वैल्यू का बराबर होगा। यानी एक एमपी का वोट का वैल्यू कहीं ज्यादा है एमएलए के वोट के वैल्यू से, समझ गए? जितना छोटा स्टेट होता है उसका एमएलए का वोट का वैल्यू कम होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हो, कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बड़े स्टेट है उनका वोट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक एमएलए का। यूपी में एक एमएलए का वोट का वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे स्टेट का कंपेयर में, क्योंकि कैसे वोट एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए = 1:1000, है ना? अब देखो, लेकिन तुम चार्ट देखना बुक में जाके, कभी कभी दो स्टेट जब आसपास में लगेगा ना कि ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है, मतलब पॉपुलेशन का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, फिर भी कभी कभी होगा कि कम पॉपुलेशन वाले हैं उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा हो गया। क्यों?
कम पॉपुलेशन वाले भले स्टेट है, अगर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय नंबर ऑफ एमएलए, थोड़ा पॉपुलेशन कम भले है, लेकिन लेकिन क्या एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ एमएलए ज़्यादा हो जाएंगे, सॉरी पॉपुलेशन कम है माना, लेकिन एमएलए भी बहुत कम है, डिवाइड भी बहुत कम एमएलए से हो रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत कम एमएलए से डिवाइड किया जा रहा है, तो वोट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या है कि चलो लिखता हूँ यार। यहाँ है, देखा जाए क्या है, वोट ऑफ, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए, 1 एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ a state divided by total number of MLA in a state is to 1:1000। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, ये बड़ा होगा, नहीं ये बड़ा नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए, 1 एमएलए क्या, डिवाइडेड बाय, इक्वल टू कितना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, और टोटल नंबर ऑफ एमएलए, और ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन और एमएलए डिवाइडेड इज टू 1:1000, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा तो वोट का, एमएलए का वोट वैल्यू ज़्यादा, मतलब एक एमएलए का वोट का वैल्यू ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा तो, और ये जितना कम रहेगा, क्या रिजल्टेंट जो आएगा उतना ज़्यादा ना, तो कम मतलब एमएलए कम आएंगे, कम रहेंगे, एमएलए कम रहेंगे तो वोट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। अब एमएलए भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, तो कहाँ से कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है कि दो स्टेट में कभी कभी देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन किसी स्टेट में एमएलए जो है कम है, कम हो जाते हैं तो उसका वोट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो वो बुक में जो डिफरेंट स्टेट के लिए चार्ट जो है उसमें देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इतना कंफ्यूज कर दिया था कि कभी कभी ऐसा लग रहा था कि इस स्टेट का पॉपुलेशन तो कम है भाई, तो वो इसका एमएलए का वोट का वैल्यू भी कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका एमएलए का वोट का वैल्यू ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वहाँ एमएलए भी कम थे, एमएलए कम था तो कम एमएलए से डिवाइड हो रहा था, देख लेना एक बार बुक में जाके। तो उसी को यहाँ मेंशन किया है, दिखाई तो दे रहा होगा। तो और एक तो ये, फिर क्या बता रहा था कि वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमपी, एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल एमएलएज वोट डिवाइडेड बाय एक टोटल नंबर ऑफ एमपी। तो यानी टोटल नंबर ऑफ एमपी इनटू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ, देखो ना कुछ नहीं है बड़ा चीज, यानी एक एमपी का वोट का वैल्यू निकालना है तो जितना एमएलए का वोट का वैल्यू हुआ टोटल जितना स्टेट में, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एमपी से,
तो यानी एमपी का तो वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नहीं एमपी का वोट का वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ एमपी, मतलब नंबर ऑफ एमपी इनटू टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इक्वल टू, एक तरफ एमएलए का वैल्यू वोट का वैल्यू और दूसरी तरफ एमपी का वोट का वैल्यू बराबर, टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू और टोटल एमपी का वोट का वैल्यू बराबर। एमएलए कितने ज़्यादा हैं एक स्टेट में, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 40, ऐसे ऐसे इतने इतने एमएलए हैं लगभग उतने सारे स्टेट में, और एमपी तो कम ही है मिलाकर। तो ये रहा इसका, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन बता दिया, हटाने का ग्राउंड, वोट का वैल्यू, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेसिडेंट का पावर, एग्जीक्यूटिव पावर वैसे ही, अपॉइंटमेंट वाला बात, लेजिस्लेटिव पावर वैसे ही, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना, कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना, फिर फाइनेंशियल में बता रहा था, फाइनेंशियल पावर में, फिर किसी सेंट्रल टैक्स पर सरचार्ज लगाना है तो उसमें प्रेसिडेंट से परमिशन चाहिए पहले। फिर उसके अलावा क्या है, किसी स्टेट के टैक्स में कोई चेंज किया जा रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए पहले, रिकमेंडेशन चाहिए। या इंटरस्टेट ट्रेड में, इंटरस्टेट ट्रेड के रिगार्डिंग कोई टैक्स में कोई चेंजेस करने की प्रोविजन है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का पहले रिकमेंडेशन चाहिए। तो ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट लगभग कुछ नहीं है, मिलिट्री, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, सब प्रेसिडेंट आपका ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो चुका है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बता दिया, गवर्नर का भी मैंने बता दिया। कुछ बचा आपका? चलो यार इसको तो पहले हटा दूं। हम्म तो प्रेसिडेंट का पावर क्या, इलेक्शन क्या, एग्जीक्यूटिव या ऑर्डिनेंस क्या, कुछ कुछ बचा नहीं प्रेसिडेंट और गवर्नर में, कुछ ऐसा लॉजिकल। फाइनेंशियल भी बताया, मनी बिल बताया, कैसे पैसे कौन से कंसोलिडेटेड फंड से निकलना, टैक्स के रिगार्डिंग। हाँ, गवर्नर में बता दूं कि अगर स्टेट में कोई बिल ऐसा लाता है जो इंट्रा स्टेट ट्रेड कॉमर्स में कुछ चेंजेज करने की बात करती है, किया जाता है, या इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स में चेंज करने की बात किया जाता है, तो ऐसे बिल को क्या ऐसे बिल में गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, स्टेट के केस में लाया जा रहा है तो। और सेंट्रल के केस में तो मैंने बताया है कुछ किस केस में, और कुछ ऐसे कुछ नहीं है। आप बुक पढ़ लेना बस जाकर, बिल्कुल सब चीज़ समझ में आएगी। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर आपका एज्यूम खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इसमें। तो इसलिए आपको वेट नहीं करना है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का खत्म अलग से चैप्टर पढ़ाया जाए, उनको तो कभी ना कभी मैं आऊँगा तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन तब तक के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट हो गया, ये अब है जुडिशियल रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट का मतलब होता है जुडिस पे कंट्रोल, मतलब जुडिशियरी बिल्कुल कानून के हिसाब से चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो चले, इंटरप्रिटे जो लॉ बना हुआ है उसको फॉलो करे, गलत लॉ बना हुआ है तो गलत ही सही, सही बना हुआ है सही, उसको ही फॉलो करना है। इसमें आप अपने तरीके से इंटरप्रेट ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं, अपना थिंकिंग को व्याख्यान प्रकट ना करें। जैसे कल जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर स्टैब्लिश है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस मतलब कोई रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट, इसमें ना जाए, जो लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, उसी के अनुसार जजमेंट देंगे। जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ही इंटरफेयर करे, अदरवाइज नहीं। दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रीस्ट्रेंट, नियंत्रण। अब इसके बारे में थोड़ा देख ले, कोई इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। टाइप ऑफ कंजर्वेटिव लीगल डिसीजन दैट इज मेड सोनली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड बाय लीगल प्रेसिडेंट, जो पहले से जो जजमेंट आया, जो उदाहरण तौर पर चलता रहा उसके बेसिस पर, और जो कानून बना हुआ उसके बेसिस पर। कंसिस्ट ऑफ प्रायर कोर्ट डिसीजन, तो वही लीगल प्रेसिडेंट
एंड जो पहले से कोर्ट का डिसीजन दिया हुआ है उसके बेसिस पर। एडल्ट्स कॉल्ड स्टेयर डिसाइसिस, जो पहले स्टेयर में उसी को देखते हुए ध्यान में नजर डालते हुए जो डिसीजन लिया गया है उसको बोला स्टेयर डिसाइसिस। इज ए कंसेप्ट इनकरेजेस जुडिशियरी टू लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ देयर जुडिशरी पावर। कुछ नहीं, लिखने की बातें हैं। ऑपोजिट टू जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब देख लो, ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या है? कोर्ट इंटरफेयर ना करे, लेजिस्लेचर का काम अपना है, जुडिशरी का काम अपना है, एग्जीक्यूटिव काम अपना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इंटरफेरेंस ना करे किसी के पावर में, एंड सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारा जो डॉक्टराइन है वो मेंटेन रखे, एंड कोर्ट अपना टाइम अपना केस को ख़त्म करने पर ध्यान दे, ना कि तरह तरह के नया नया मैटर को सुनने पर। ठीक है, और अपना केस को ख़त्म के डिस्पोज कीजिए, अपने केस को सुनिए, ख़त्म कीजिए, उस पर फोकस करें। ये है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो यही है जुडिशियल एक्टिविज्म, इंटरप्रेट एंड अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग चेंजेज एंड वैल्यू। एक्टिविज्म चेंजेस समाज में क्या आ रहा है उसके हिसाब से, एंड रिस्ट्रेंट फॉलो ए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बिल्कुल जैसा है वैसे, एंड बिलीव्स जजेस शुड अलाउ फॉलो प्रोसीजर, जो पहले से जो चलता रहा उसी को देखकर हमें जजमेंट देना है, वही मिसाल चलता आएगा। रिस्ट्रेंट, जो गोलकनाथ केस के जजमेंट से पहले तक जुडिशियल रिस्ट्रेंट फॉलो किया जा रहा था, जो पार्लियामेंट ने बना दिया कानून वही है, उसी के हिसाब से हमें चलना है। ये देखो एक क्वेश्चन आया है, कब का क्वेश्चन, 1997 का क्वेश्चन है। क्या है? एसर्शन रीजन। एसर्शन का मतलब होता है तुक, ये कथन है। रीजन का मतलब कारण। इस कथन का एक कारण है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका एक एक्सप्लेनेशन है, ये रीजन, ये होता है रीजन। ये कहने का मतलब पहला विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के डायरेक्शन को जहाँ अपने मन से जानबूझकर पालन नहीं करना और उल्लंघन करना, एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज, उसका मर्यादा को उल्लंघन खराब करे ऐसा भाषा इस्तेमाल करना, अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, जुडिशरी का ऑर्डर को फॉलो नहीं किया दैट सिविल कंटेम्प्ट होता है, एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, मैंने बताया था। एंड रीजन क्या है? एक तो दूसरा स्टेटमेंट है, रीजन समझो, दूसरा स्टेटमेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट जुडिशियल एक्टिविज्म को नहीं परफॉर्म किया जा सकता विदाउट आर्मिंग द जुडिशियरी एंड जुडिशियरी विदाउट आर्मिंग द जुडिशियरी विथ प्यूनिटिव पावर टू पनिश कंटेम्प्टुअस बिहेवियर। अगर कोई मानहानि या निंदा वाली कोई बातें करते हैं उसके आधार पर कोई बड़ी सजा न दिया जाए और ये पावर जुडिशरी को न हो, तब तक जुडिशरी एक्टिविज्म नहीं किया जा सकता है। देखो जुडिशरी एक्टिविज्म के लिए इनिशिएटिव अलग तरीके से अपने तरीके से लिया जाना चाहिए। अगर जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट वाला ये पावर ना हो, सब लोग तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देंगे, जुडिशरी के बारे में भला बुरा करने लगेंगे, इन्हीं के खिलाफ जुलूस निकालना शुरू कर देंगे, एक्शन लेना शुरू कर देंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट नोटिस जारी करना शुरू करेगा। तो कोर्ट का अपना जुडिशरी जो एक्टिविज्म का पावर है इस्तेमाल कर पाएगी? उसना मेजर चेंजेस मेजर डिसीजन ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो एक्टिविज्म जो अलग इनिशिएटिव लड़ी है उसके लिए ये पावर है कि हम अपना डिग्निटी मेंटेन रखें, कोई हमें इंटरफेयर करे तो हम उसको दबाएं, उसको सजा दें, उसमें किसी को आवाज ऊंचा ना करना दे, नहीं तो हमें तो मेजर डिसीजन लेने नहीं देगा। सही बात है। अब इस पहला जो स्टेटमेंट है उसका सपोर्ट ये कर रहा है क्या? पहला क्या स्टेटमेंट है? कंटेम्प्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो कंटेम्प्ट की बात होती है, कंटेम्प्ट किसको कहते हैं या कंटेम्प्ट होता क्या है, किस ग्राउंड पर कंटेम्प्ट माना जाता है? इस स्टेटमेंट में ये लिखा है क्या? नहीं, ये नहीं लिखा है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है क्या? इस चीज मतलब ये क्या है? ये कहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, बिल्कुल डिसोबीडियंस एंड नॉन कंप्लायंस। तो ये बात हो रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हो रहा है किस किस ग्राउंड में होता है, किसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाना चाहिए? तो
इसका सपोर्ट ये स्टेटमेंट कर रहा है क्या? नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म की तो ये अपना राग पड़ रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म के बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है इसमें। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता कब है, क्यों लाया जा सकता है, क्यों लाना चाहिए, ये नहीं इसमें मतलब है। देखो मतलब बेसिकली बिलफुल नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, क्यों लाना चाहिए, तो जुडिशियल एक्टिविज्म कारण। लेकिन विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ये ऑर्डर एंड यूज ऑफ derogatory लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये इसका मतलब होता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को और डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें किया जा रहा है बी में। तो सिर्फ ऐसे ये बोला है कि माने नहीं, उल्लंघन करे, ये बुरे बुरे शब्द बोले, डेट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कैसे बुरा वर्ड बोला गया, किस वर्ड को बुरा माना जाएगा, अगर ये लिखा रहता तो होता कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे ऐसे वर्ड को मानते हैं, ठीक है। बिलफुल डिसोबीडियंस, कैसे कैसे डिसोबीडियंस मतलब कोई ऑर्डर पास हुआ, कोई डायरेक्शन दिया, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मानते हैं कि इस स्टेटमेंट को ये सपोर्ट कर रहा है। ये हुआ। अगर ये स्टेटमेंट ऊपर रहता असर्शन में, जुडिशियल एक्टिविज्म तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ पावर न हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और दूसरा स्टेटमेंट नीचे रहता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है कि ऑबिडियंस ना कर, माने नहीं, या गलत गलत वर्ड बोले, तब कहलाता कि इस स्टेटमेंट को इसने सपोर्ट किया, मतलब इस स्टेटमेंट का व्याख्या एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है। समझो ये जो स्टेटमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या क्या होता है, बिलफुल डिसोबीडियंस क्या होता है यहाँ नहीं लिखा है, या डेरोगेटरी लैंग्वेज क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है। समझ रहे हो ना? यानी इसका एक्सप्लेनेशन इसने नहीं किया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन है ए एंड बी दोनों करेक्ट है, ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन ऑप्शन है बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो देखो आर ए एंड आर आर ट्रू, assertion and reason are true, but देखो R is the correct explanation of A। तो R is the correct, R इसका explanation नहीं कर रहा है, A उल्टा बजाय A कर रहा है explanation। तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा में A and B are true but R is not the correct, सही बात है, R is not the correct explanation of A। लेकिन रहता बट ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ये रहता तो ये माना जाता सही है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बी। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें लड़के कंफ्यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सोचो तो ये है, इसने इस स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इस स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। आर का एक्सप्लेनेशन है ए, पर ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। ए का एक्सप्लेनेशन आर तभी होता है जब बिलफुल डिसोबीडियंस क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन रहता, जब डेरोगेटरी लैंग्वेज क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन रहता, तो ही। समझे? अब क्वेश्चन है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मैंने शुरू में जो क्वेश्चन रखा था, जुडिशियरी हैज प्लेड ए हाईली प्रोएक्टिव रोल इन इंश्योरिंग द इंडिया डेवलप इनटू थ्राइविंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहाँ जिंदा रहे चले। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट इवेल्युएट द रोल प्लेड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए जुडिशरी में एक्टिविज्म ने कैसे रोल किया है। जितना जो केसेस मैंने बताया है सब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के हिसाब से शासन चले, जनता के लिए चले और जनता का सरकार शासन चले, उसको ही। जैसे गवर्नर वाला जो बताया उसमें भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके हिसाब से चले। दिल्ली वाला भी बताया केस, वो भी। उसके अलावा और भी जितना जजमेंट बताया,
सबको पहले धीरे धीरे वर्ड को, टर्म को डिफाइन कर देना है। क्या होता है डिफाइन, मतलब डेफिनेशन जाने के नहीं, मतलब उसके बारे में क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसीजन क्या क्या, जजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट दे दोगे बस, और लास्ट में अपना कंक्लूजन दे दोगे, डेट्स इनफ है। इतना ही, बहुत सारा इतना ही लिखते लिखते सुबह शाम आपका हो जाए। सुबह शाम करेंगे मतलब टाइम चला जाए और वर्डिंग हो जाएगा आपका। और जो भी लिखो मतलब लगे कि हाँ सामने वाला को, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि दिखे कि हाँ लड़का का मेहनत दिखना चाहिए पेज पे, आंसर राइटिंग उसमें, आपके आंसर सीट में। आंसर सीट मतलब हाँ आंसर सीट ही बोलेंगे ना उसको, जो आपने आंसर दिया उसमें आपका नॉलेज, आपका हाँ भाई लड़का पढ़ा है और इतना इतना चीज जानता है और इतना चीज लिखा है। डिटेल जजमेंट में मत लिखो ये जजमेंट, इसमें क्या जजमेंट ऐसा आया था, बस इतना ही। वो तो मैंने समझाने के लिए इतना सारा बात लिखा है, लेकिन अगर पता चलेगा अगर मेन रूप से उसमें तो 2 ही 3 4 लाइन होता है जो काम का बात है, बाकी तो उससे रिलेटेड समझने के लिए बातें हैं। फिर सब क्वेश्चन पहले रखा था, मैंने बोला था कि इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, चेक है उस पर, उसके बारे में कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज है नहीं। अब चलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ,
मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी